मीनाक्षी, मैंने जैसा आपको कहा था कि पहले तैयारी करनी, लेकिन एक दूसरी भी चीज़ थी। कल शाम को ही दिल्ली से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पहुँचती है, बहुत तेज़ी से कार्रवाई हुई, FIR भी दर्ज कर लिया। अब यहाँ पे 3 सेंट्रल एजेंसी एक साथ जांच कर रही हैं। ईडी कल भी लगी हुई थी, CBI है ही, NCB आ गई है। तो CBI को कहीं ये भी था कि एक तो CBI की क्वेश्चनिंग से पहले ही आज तक पे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हो चुका है। अब NCB की टीम आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि CBI से पहले NCB सम्मन दे दे और वो बुला के पूछताछ करने लगे, और पूछताछ के बाद अगर गलती से गिरफ्तार कर ले NCB तो फिर CBI की पूछताछ रह जाएगी, उनको कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बड़ी मिली हुई थी, और यही वजह है कि CBI ने आनन फानन में कल शौविक को बुलाया पहले, उसके बाद आज रिया चक्रवर्ती को, ताकि NCB से पहले वो अपने उसको ग्रिल कर सके, पूछताछ कर सके। जिसका इंतजार था लगभग 8वां दिन है। CBI की बात कर रहे हैं और CBI की बात कर रहे हैं, तो इन एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा क्या कि पूछताछ के लिए जब बुलाना है या समन करना है? तो देखिए मीनाक्षी, ऐसे कई केसेस हैं जहाँ एक एजेंसी एक दूसरे से ही लड़ जाती है। जैसे ईडी का CBI के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, कई बार इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ होम मिनिस्ट्री में कंप्लेंट की है। उसी तरह किसी NCB का है, क्योंकि हर एजेंसी जिसको केस मिलता है वो चाहती है कि वो उसको पहले सॉल्व करे, क्रेडिट ले, बीच में दूसरी एजेंसी ना आए। तो हैं सारी सेंट्रल एजेंसी, अलग अलग काम बटा हुआ है, लेकिन इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ अनबन भी रहती है, और यही वजह है कि हर एजेंसी चाहती है कि उससे पहले वो अपनी कार्रवाई करे। तो अगर आप टाइमलाइन देखें तो उस हिसाब से NCB पहुंचती है और उसके बाद फटाफट सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेज के बुला लिया जाता है। शौविक से कल ही पूछताछ हो चुकी थी। अब रिया चक्रवर्ती की बारी 8 दिन के बाद आई है, लेकिन मेरी जो जानकारी है CBI ने एक बड़ी लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट तैयार की है, और वो सवाल हैं जो पिछले 7 दिनों से जो उसके तमाम स्टाफ थे उनसे एक एक चीज़ पूछने के बाद शौविक चक्रवर्ती से कल फिर पूछताछ हुई। बैंक जो फाइनेंशियल एंगल है उसकी तैयारी की गई। एक लंबी सवालों की फहरिस्त है, और रिया चक्रवर्ती से यह पूछताछ कितनी लंबी चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि काफ़ी वक्त देना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को इसी DRDO के ऑफिस के अंदर जहां इस वक्त वो मौजूद हैं, और पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कब तक चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम स्टाफ के 7-7 दिन तक पूछताछ हुई है, जबकि वो सारे विटनेस थे। ये पहली मेन अक्यूज्ड है, तो एक अक्यूज के साथ पूछताछ जो होगी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। मीनाक्षी, लौटेंगे आपके पास शम्स, हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शम्स, बहुत दिन अब बीत चुके हैं जब लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ईडी की ओर से, CBI की ओर से, और साथ ही मुंबई पुलिस तो पहले ही शुरुआती तौर पर अपनी पूछताछ और तमाम इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जब प्राइम अक्यूज्ड कोई इंटरव्यू देती हैं, उसमें तमाम बातें कहती हैं, उसके बाद किस तरीके से सवाल एड ऑन हो जाते हैं या बदल जाते हैं, और साथ ही जो गिरफ्तारी की बात जिसका जिक्र यहां पर शम्स भी कर रहे थे, अब तक रिया की गिरफ्तारी क्या इस वजह से नहीं हुई कि सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, कोई धारा ऐसी नहीं जिसके तहत गिरफ्तार किया जा सके? देखिए, अबॉर्टमेंट ऑफ सुसाइड के तहत मामला दर्ज है अभी तक। CBI हालांकि तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है, और उस धारा में गिरफ्तारी के लिए पहले आपको पुख्ता सबूत चाहिए, आपको वो लिंक चाहिए, डायरेक्ट एक्ट चाहिए कि उस खुदकुशी से आपका क्या रिश्ता है, सीधे सीधी, जिसकी वजह से सामने वाले ने अगर खुदकुशी है तो किया है। तो उन सारे सबूतों को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए अबॉर्टमेंट ऑफ सुसाइड में कन्विक्शन रेट भी कम है, प्रूफ करना भी सबसे मुश्किल काम होता है। तो CBI पहले होमवर्क कर रही थी, अब उसके बाद उन्होंने तैयारी की है। लेकिन कल जो इंटरव्यू था, मैं आपको बताऊं, जो हमारे CBI सोर्सेस से रात को ही बात हुई, जो इस टीम में शामिल हैं, जो ग्रिल करने जा रहे हैं, उन्होंने आज तक पे ये रिया का पूरा इंटरव्यू देखा। इसलिए देखा कि वो जानना चाहते थे कि रिया वहाँ पे क्या क्या बोल रही है, क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या जवाब दे रहे हैं, और उस हिसाब से उनको भी तैयारी करने में और मौका मिला। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो रिया ने दिया वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। उन सवालों को जो आज तक पे पूछा गया है वो भी CBI की टीम पूछेगी कि आपने यहाँ ऐसे ऐसे कहा, आपने कहा, कई बार रिया चक्रवर्ती ने कहा मेरे पास चैट है, मेरे पास टिकट है, मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास ये सबूत है। वो सारी चीज़ें, अब चूंकि न्यूज़ चैनल में आपसे सवाल करते हैं, सवाल करना आपका हक है, लेकिन जांच एजेंसी जो है वो हर चीज़ के सबूत मांगती है। आप जो भी कह रहे हैं उसके पक्ष में आपको अपनी सफाई देनी है, सबूत देने हैं। तो वो सारे सबूत, वो सारी चीज़ें रिया चक्रवर्ती ने पहले भी दी हैं, अब CBI को देंगी, और CBI जो है अब उनके साथ सारी पूछताछ करेगी। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि CBI जब तक कोई सॉलिड प्रूफ, सॉलिड सबूत हासिल ना कर ले, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर उन्हें लगता है कि हाँ डायरेक्ट लिंक है, कोई ऐसे सबूत हैं, तो ज़रूर फिर CBI गिरफ्तार कर सकती है। पंकज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज,
एनसीबी जिसकी भूमिका भी इस पूरे मामले में अहम हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स जो रिट्रीव हुए हैं उसमें रिया ड्रग्स को लेकर तमाम चैट्स कर रही हैं, लेकिन कल हुए इंटरव्यू में उन्होंने इस मामले से जुड़ा कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब एनसीबी पूछताछ करेगी तो जाहिर तौर पर एक नए सिरे से रिया से उस बारे में भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन सीबीआई क्या उस मामले को बिल्कुल नहीं छुएगी, उस पर बिल्कुल जानकारी नहीं लेगी रिया से? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल एंगल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक्सपर्टीज है नारकोटिक्स एंगल, और सीबीआई तो 360 डिग्री का जो स्पेक्ट्रम है वो देख ही रही है। यही कारण है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने ड्रग्स का एंगल आया था तो उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लेटर लिखा था और उनसे कहा था कि इस बारे में और आप ज्यादा छानबीन करिए, तहकीकात करिए। अब एनसीबी का यही कारण है कि उन्होंने इस केस की जो डिटेल्स थी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर से ली, एफआईआर रजिस्टर कर लिया। क्या क्या रजिस्टर किया एफआईआर में? सेक्शन 20, सेक्शन 22, 27 और 29। सेक्शन 29 तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी की भी बात करता है। सेक्शन 20, 22 और 27 बात करता है कल्टीवेशन, यूज, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और इसमें अगर सिद्ध हो जाए कि आपने गलत काम किया है या आपने सेवन किया है या आपने प्रोक्योर किया है या इंटरस्टेट, क्योंकि गौरव आर्या का नाम आ रहा है जो गोवा में है, और इंटरस्टेट अगर आपने ट्रांसपोर्ट वगैरह किया है तब तो समझ लीजिए आपकी मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अलग अलग एक्ट के तहत अलग अलग ड्रग्स के सेवन के लिए रूल बनाया गया है जिसमें रिगरस इंप्रिजनमेंट 6 महीने से लेकर 20 साल तक के रिगरस इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है और साथ ही साथ फाइन का भी प्रावधान है। यानी अगर ड्रग्स का एंगल जो है वो सिद्ध हो जाता है, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, चाहे वो शौविक हो, रिया हो, जया शाह हो, गौरव आर्या हो, सैमुअल मिरिंडा हो, श्रुति मोदी हो, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए इनके लिए तो बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं डीआरडीओ फैसिलिटी की अंदर की। इस गेट के कोने से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि गेट तो बंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी देखने की कोशिश कर रहा हूं आखिर अंदर क्या दिख रहा है। मैं यहां से देख सकता हूं, देखिए बैरिकेडिंग एक बार फिर से लगा दी गई है। रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी थी वो अंदर आई और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 बैरिकेड्स लगा दी गए हैं। सीबीआई की 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां मैं देख सकता हूं। 2 ग्रे कलर की गाड़ियां हैं। एक ग्रे कलर की गाड़ी वो है जिसमें सीबीआई के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आज सुबह आए थे। दूसरी ग्रे कलर की गाड़ी वो है जिसमें रिया चक्रवर्ती अंदर आई थी, और 3 सफेद रंग की इनोवा गाड़ियां वो हैं जिसमें या तो प्राइम विटनेसेस को बुलाया गया या इसमें सीबीआई के ऑफिशियल्स फिर से आए थे। देखिए एक दिलचस्प पहलू मैं आपको बताता हूं, जब रिया चक्रवर्ती यहां पर अंदर आई थी तो तमाम मीडिया कर्मी उनकी गाड़ी के ऊपर टूट पड़े थे देखने के लिए कि आखिर उसके अंदर रिया ही है या नहीं है। तो बड़ी मुश्किलात से जब मैंने अंदर झांकने की कोशिश करी तो मैंने देखा रिया चक्रवर्ती गाड़ी के राइट हैंड साइड में बैठी हुई थी और फुली कंपोजर की जो हम बात करते हैं ना, पूरी फुली कंपोज, दुपट्टे से उन्होंने अपना चेहरा ओढ़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। इससे पहले नीरज है, सिद्धार्थ पिठानी है, दीपेश वगैरह जब भी आते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि वो मीडिया से बचने की कोशिश करते हैं, कैमरे से बचने की कोशिश करते हैं, या तो अपना सर झुका लेते हैं या अगर कैमरा इस तरफ है तो दूसरी तरफ देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ऐसा नहीं किया। कल जब इंटरव्यू दिया तब भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। आज जब आती हैं तो फुली कंपोज हैं, काफी अच्छा उनका बॉडी पोस्चरिंग भी थी। नर्वस तो मुझे वो कहीं से नजर नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि वो बॉलीवुड अदाकारा हैं। कैमरेस के सामने वो काफी समय से रही हैं, लाइट्स कैमरे के सामने उनको आना और अदाकारी करना तो उन्हें खूब आता है। तो वी आर नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग, मैं किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी खड़े हैं वो सतीश मानशिंदे जैसे लॉयर हैं, तो उस पूरी तैयारी की वजह से क्योंकि अब आगे जो भी लीगल केस उन्हें फेस करना है, ऐसे में ये कॉन्फिडेंस चेहरे पर दिखना भी चाहिए और लॉयर्स इन चीजों को भली भांति समझते हैं जब वो अपने क्लाइंट को ब्रीफ करते हैं। शम्स, आपके पास में आना चाहूंगी, दिवेश भी हमारे साथ ईडी ऑफिस से मौजूद हैं। शम्स, कल जब रिया चक्रवर्ती आज तक के इंटरव्यू पर बैठी, उन्होंने जिस तरह से बात की, जो 3 बड़ी बातें मैं समझ पाई। पहली चीज ये कि वो इस बात को उन्होंने मजबूती से रखा कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान थे, तनाव उनके जीवन में चल रहा था जिसका ट्रीटमेंट भी हो रहा था। अब इसका अगर सीधे तौर पर कनेक्शन जोड़ा जाए तो अगर जिस डायरेक्ट एक्ट का आप जिक्र करते हैं, अगर व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान है और वो आत्महत्या करता है तो उस लिहाज से रिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और इस चीज को उनके वकील भी कोर्ट में प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ड्रग्स के मामले पर उन्होंने साफ जवाब दिया ही नहीं, उससे वो बचती हुई दिखाई दी। और तीसरी बड़ी बात,
सुशांत के परिवार को जिस तरह से पूरे इंटरव्यू में रिया ने कटघरे में खड़ा किया, ये तस्वीर को किस हद तक बदल पाने में या रिया के फेवर में ला सकता है इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, बिल्कुल जो ड्रग्स की बात है, ये इस इंटरव्यू में जब पूछा और रिया ने कहा कि अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला, उसकी वजह सिर्फ एक थी, एनसीबी ने, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जाहिर से उनको पता है रिया चक्रवर्ती को कि पेश होना है। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती हमेशा तैयार हैं अपने ब्लड को सैंपल देने के लिए कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया। ये बहुत खुले तौर पे कहा। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि अगर वो उनका ब्लड टेस्ट अभी होता भी है और उन्हें कुछ वक्त से ड्रग्स लिया नहीं है, तो वो कभी भी नहीं आएगा उनके इस ब्लड टेस्ट में कि वो ड्रग्स एडिक्ट हैं या ड्रग्स उन्होंने कभी ली है। जो फॉरेंसिक जांच होती है इस तरह की चीज़ों में, ड्रग्स में, मेरी आज सुबह ही एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात हुई, उनका कहना है आमतौर पे नेल्स और हेयर, जो इस तरीके के ड्रग्स लेते हैं, ये दो ऐसी जगह हैं, नेल्स और बाल, जहां से ड्रग्स के सेवन का आप सबूत जुटा सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें हफ्ते में करीब 1 सेंटीमीटर आपका नेल्स बढ़ जाता है, बाल भी बढ़ते हैं, तो आप उसको क्लीन करते रहते हैं। तो अगर वक्त ज़्यादा हो गया, आपको छोड़े हुए और आपने नहीं लिया है लंबे वक्त से, तो नेल्स और हेयर यहाँ से भी आपको सबूत नहीं मिलेंगे, ब्लड तो दूर की बात है। तो उन्होंने जो बयान दिया है, ये बड़ी उसके साथ बयान दिया कि शायद उन्हें इस बात की जानकारी और नॉलेज है कि अगर उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो टेस्ट भी हो जाए, तो उसमें ड्रग्स नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही है, बहुत लंबा वक्त हो गया। हाँ, अगर उन्होंने 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन पहले लिया है तो बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन अगर महीने से ज़्यादा हो गया तो आप मान के चलिए कि उस रिपोर्ट में ड्रग्स आना ही नहीं है। तो ये एक बयान उनका है। दूसरी बात, ड्रग्स का सेवन, ड्रग्स का बिजनेस, जैसा अभी पंकज कह रहे थे, अगर ये लिंक जुड़ जाता है, इंटर स्टेट ड्रग्स की स्मगलिंग, आपका ड्रग्स खरीदना, कितनी मात्रा में आपने ड्रग्स लिए, कि ये भी कई 1 ग्राम और ये 2 ग्राम, उसी हिसाब से सजाएं हैं इसमें। तो अगर आपने ज़्यादा लिया है, रेगुलर लिया है, ड्रग डीलर के साथ आपके लिंक हैं, तो एनसीबी में मुश्किलात बढ़ेगी और मुश्किल होगी। एनसीबी की टीम यहाँ यही है। और जो चैट और बाकी चीज़ें हैं, वो एक तरह से पुख्ता सबूत है कि ड्रग डीलर और ड्रग्स, इन दोनों चीज़ों के बारे में रिया को पता था। सीबीआई के अंदर का मुझे नहीं मालूम, लेकिन एनसीबी के हिसाब से अगर देखें तो केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर एनसीबी ने यह साबित कर दिया, उनके पास सबूत आ गए कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, ड्रग खरीदती थी, ड्रग्स आगे सप्लाई करती थी, तो फिर सजा तय। शम्स, एक सवाल कल के इंटरव्यू से ही जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि 15 करोड़ के सवाल पर रिया ने ये कहा कि उस 15 करोड़ के बारे में कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ये साबित कर दे कि उनके अकाउंट में या फिर शौविक के अकाउंट में ये मनी ट्रांसफर हुआ है। दूसरा सवाल जब उनसे किया गया कि आखिरकार जिस हार्ड डिस्क ड्राइव की बात यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी कर रहे थे, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सिरे से इस बात को उन्होंने नकार दिया। तो क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि उनके बयानों में भी हो सकता है इस तरह के सवाल को लेकर मतभेद दिखाई दे? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें, जो रात को कल कहा था इंटरव्यू में, मैंने सुना 18 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए साइन हुआ था। वाशु भगनानी जो प्रोड्यूसर थे और रूमी जाफरी जो इसके राइटर थे, इन दोनों के लगातार मैंने पहले डायरेक्ट दोनों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उनके जो आसपास के करीबी लोग हैं फिर उनसे बात की, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, एक फिल्म जो है वो पाइपलाइन में थी, साइन होनी थी, फिल्म आगे करनी थी, सुशांत को उसमें लीड रोल के लिए ले भी लिया गया था, रिया चक्रवर्ती उसमें हीरोइन थी, और जो फीस है 18 करोड़, 17 या 18 करोड़ के करीब वो देने थे, लेकिन वो पैसे इससे पहले कि देते, एग्रीमेंट तैयार होता, ये लॉकडाउन की बात आ गई, तो वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, लेकिन पैसे की बात आ गई थी। तो ये जो कन्फ्यूज़न चल रहा था, और जो कल रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में कहा, इसीलिए उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने बात की रूमी जाफरी और वाशु भगनानी के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, डील था, फिल्म फ्लोर पे जानी थी, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें आ गई, और जब तक आप साइनिंग अमाउंट साइन नहीं करते हैं तब तक वो पैसे नहीं मिलते हैं। तो इनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई पैसे उस वक्त तक पे नहीं किए गए, और रूमी जाफरी ने यही चीज़ ईडी को अपनी पूछताछ में भी बताया है कि उन्होंने बात तो फिल्म की है पर पैसे नहीं दिए हैं। तो ये अब रिया चक्रवर्ती भी बताएंगी, यहाँ पे उनसे भी ये पूछताछ होगी, लेकिन इन दोनों की तरफ से इस इंटरव्यू के बाद जो मैंने रिएक्शन लिया था, जो बातचीत की थी, उनका कहना था कि हाँ, एग्रीमेंट हो गया था, बट पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे। अब ऐसे तमाम पहलू हैं, देखिए, क्योंकि
पक्ष अलग अलग है, परिवार का अपनी तरफ बयान, रिया चक्रवर्ती के अलग बयान, बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बयान, तो इनके आधार पर सीबीआई किस कंक्लूजन पे पहुंचती है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हैं और वहां उनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। एसआईटी के एसपी इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इस वक्त हमें मिल रही हैं। लेकिन रिया के साथ साथ रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो कुछ और लोगों से भी पूछताछ संभव है, जिसका